हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं एंड एज प्रॉमिस्ड मैं लेकर आई हूं सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्लास 11th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस को पिक एंड चूज करके उन्हें डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले बता देती हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के। क्यों? मैथ्स है यार, खुद से जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उन्हें खुद से ट्राई करना है और खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, पूरे वीडियो को देखना क्योंकि वीडियो की शुरुआत होगी एक्सरसाइज 9.1 से। तो शुरू में थोड़े इजी क्वेश्चंस होंगे, फिर ग्रेजुअली जैसे आप एक्सरसाइज 9.4 तक पहुंचोगे तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले करते हैं एक क्विक रिकैप, कौन सी चीजें हमने पढ़ी है इस लेसन के अंदर। तो मेजरली यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, और दूसरा हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर इसे हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह का एक प्रोग्रेशन होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है। तो ए है हमारा पहला टर्म और डी जो है दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है एपी का जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, जनरली ऐसे लिखते हैं हम इसे। तो अब इसके अंदर हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा है कि किसी भी एपी का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर हमें पहला टर्म कॉमन डिफरेंस और कौन से नंबर वाले टर्म को निकालना है वो पता है तो हम nth टर्म ऐसे निकालते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने एपी के बारे में पढ़ी है वो है सम ऑफ n टर्म्स, जिसे हम SN से डिनोट करते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तीसरी एक और चीज़ जो हमने एपी से रिलेटेड पढ़ी है और वो है अरिथमेटिक मीन, जिसे हम AM भी कहते हैं, मतलब शॉर्ट में कहते हैं बेसिकली। तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं A और B, ठीक है, तो इसके बीच में अगर मुझे एक नंबर इंसर्ट करना हो कुछ इस तरीके से, सच दैट A, C और B जो है ये AP में हो, तो ये जो नंबर C है इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन, जिसे हम AM भी लिखते हैं, कई लोग A भी लिखते हैं, इज इक्वल टू A प्लस B/2। और अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट से हम कई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दो नंबर्स दिए होते हैं और बोला जाता है कि भाई इन दो नंबर्स के बीच में 10 नंबर्स डालो, 5 नंबर डालो, 6 नंबर डालो, सच दैट ऑल द नंबर्स आर इन AP। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी AP के बारे में। अब बात करते हैं जीपी की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इसमें क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ यूं होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही अगर ये इनफाइनाइट प्रोग्रेशन रहा तो ये चलता ही रहेगा, और अगर ये फाइनाइट रहा तो लास्ट में आएगा AR⁴ राइट। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द nth टर्म। तो जीपी के केस में जब भी हमें nth टर्म निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, AR⁴ तो जीपी की खासियत क्या होती है कि हर दो टर्म का जो रेशियो होता है, एज इन पहले टर्म के साथ अगर हम R से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो हमें दूसरा टर्म मिलता है, दूसरे टर्म के साथ R से वापस मल्टीप्लाई कर दें तो तीसरा मिलेगा, तीसरे के साथ वापस R से मल्टीप्लाई कर दें तो चौथा मिलेगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट इन जीपी। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे nth टर्म। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे जीपी में, ये हम निकालेंगे AR⁴ डिवाइडेड बाई R-1, या फिर इसे हम A इंटू 1 माइनस R⁴ डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। तो यहाँ पर मैंने गलती से -1 लिख दिया है, ये होता है फॉर्मूला। इनफैक्ट इसका एक और फॉर्मूला, मतलब एक और तरीका भी होता है लिखने का, A इंटू 1 माइनस R⁴ डिवाइडेड बाई 1 माइनस R।
मतलब दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। और ठीक एपी के तरह जीपी के केस में भी हम बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन यानी कि जीएम के बारे में। और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, कॉन्सेप्ट वही एपी के टाइप का ही होता है कि अगर आपके पास दो टर्म्स दिए हुए हैं ए और बी और आपको बोला गया है कि भाई इन दोनों के बीच में एक टर्म ऐसे इंसर्ट करो सच दैट ये जो तीनों टर्म्स हैं दे आर इन जीपी, तो ऐसे केस में ये जो बीच वाला टर्म है जिसे हम कह सकते हैं जियोमेट्रिक मीन, दैट जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी है एपी और जीपी के बारे में। और अब आज का एजेंडा ये है कि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है, और देखेंगे किस तरह से ये सारे फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n - 1 5 टू द पावर n + 1। तो देखो आप बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बट हम इजी से शुरुआत करेंगे ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम भी है वो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो इजी से शुरुआत करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक्सरसाइज 9.4 के हर तरह के क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हमें कितने निकालने हैं, पहले 5 टर्म्स निकालने हैं। nth टर्म दिया हुआ है तो जैसे जैसे n की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपको अलग अलग a की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है वो हम पुट करते चले जाएंगे, एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें a की कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलेगी, a1 a2 a3 a4 a5। तो बेसिकली अगर हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करें तो ये सीक्वेंस किस फॉर्म में होगा, a1 a2 a3 a4 a5, कुछ इसी फॉर्म में, तो इसी तरीके से तो होगा सीक्वेंस। तो हमें बेसिकली इन वैल्यूज़ को निकालनी है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, -1 टू द पावर 1 - 1 5 टू द पावर 1 + 1। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 2 - 1 5 टू द पावर 2 + 1। तो वही मतलब सिंपल, कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें खास, राइट। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 25, इसे कैलकुलेट करोगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी -125, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप a3 a4 और a5 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद आप पहले 5 टर्म्स को लिख सकते हो एज आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो बेसिकली मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट विल अननेसेसरीली वेस्ट आवर टाइम, तो ये आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 का है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। an दिया हुआ है यानी कि nth टर्म दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, a20 यानी कि 20th टर्म निकालना है। तो इसमें करना क्या है, कुछ बहुत ही सिंपल है, n की वैल्यू चुपचाप से 20 डाल दो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a20 वही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 20 × 20 - 2 डिवाइडेड बाई 20 + 3। अब इसकी वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर लो, ये कुछ ऐसी तरह की वैल्यू आएगी 360/23। तो ये हो जाएगा आपका 20th टर्म, ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 9.1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 14। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 is equal to a1 is equal to a2 and an is equal to an minus 1 plus an minus 2 where n is greater than 2. Find an plus 1 by an for n is equal to 1 2 3 4 5. ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही डिफाइन किया हुआ है कि ये क्या होता है, बट उसे समझना ज़रूरी है ताकि हमें समझ आए कि भाई सीक्वेंस कैसा होगा। कोई भी सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं, ये एक जनरल फॉर्मेट होता है, राइट, सीक्वेंस का a1 a2 a3 a4 ऐसे करके लिखते हैं, राइट। तो a1 की वैल्यू इसके हिसाब से 1 है, a2 की वैल्यू भी इसके हिसाब से 1 है, a3 की वैल्यू क्या होगी, इस रिलेशन के हिसाब से होगी an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। यानी कि अगर मैं a3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो n की जगह मैं 3 डालूंगी तो ये हो जाएगा an माइनस 1 a3 माइनस 1 यानी कि a2 प्लस an माइनस 2 a3 माइनस 2 यानी कि 1। तो a3 की वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस a2 यानी कि a3 की वैल्यू हो जाएगी 2।
A4 की क्या वैल्यू हो जाएगी, A4 हो जाएगी इज इक्वल टू A3 प्लस A2, तो A4 की वैल्यू हो जाएगी A3 प्लस A2 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना, राइट, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेगा। A5 की वैल्यू हो जाएगी A4 प्लस A3, तो A4 प्लस A3 हो जाएगा 5। तो इस तरह से जो है हमारा ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो लगभग हमें समझ के आएगा कि फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पर को जो टर्म होता है ना, उस टर्म की वैल्यू होती है उसके पहले के दो टर्म का सम। तो सिर्फ पहला और दूसरा टर्म 1 होता है, उसके बाद आप कोई भी टर्म देखो उठा लो, A3 उठाओ, A3 क्या है, इसके पहले के दोनों टर्म्स का सम। A4 क्या है, A3 और A2 का सम। उसी तरह A5 क्या होगा, A4 और A3 का सम। A6 क्या होगा, A5 और A4 का सम। तो कोई भी टर्म क्या होगा, उसके पिछले दोनों टर्म का सम होगा, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें an+1 डिवाइडेड बाई an इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि हमें एग्जैक्टली क्या निकालना है, हमें ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा A2 बाई A1, जब n की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा A3 बाई A2, मतलब n की जगह हम 2 डाल दे रहे हैं। अब n की जगह अगर हम डाल दें 3 तो क्या हो जाएगा A4 बाई A3, उसके बाद हो जाएगा A5 बाई A4, फिर हो जाएगा A6 बाई A5, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए हमें ये वाली रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अभी देखो हमने ऑलरेडी कितने टर्म्स लिख लिए हैं, A1 A2 A3 A4 A5 और एक A6 भी लिख लेते हैं। A6 क्या हो जाएगा 5 + 3 8, ठीक है। तो अब A2 बाई A1 क्या हो जाएगा 1 बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1। A3 बाई A2 क्या हो जाएगा 2 बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 2। A4 बाई A3 क्या हो जाएगा 3 बाई 2, ठीक है। A5 बाई A4 क्या हो जाएगा 5 बाई 3 और A6 बाई A5 क्या हो जाएगा 8 बाई 5। तो ये हो जाएंगी रेशियोज़ की वैल्यू। तो अब हम आ पहुंचे हैं एक्सरसाइज 9.2 पे, और ये क्वेश्चन है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 25 22 19 डॉट 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 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है। अब सम ऑफ द टर्म्स जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है एज 116, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे पहला टर्म भी पता है विच इज़ 25। कॉमन डिफरेंस क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, 22 माइनस 25 जो होगा वही होगा 19 माइनस 22, सो द कॉमन डिफरेंस इज -3, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमें निकालना क्या है, हमें लास्ट टर्म निकालना है, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है, राइट, क्योंकि सारे टर्म्स का सम इतना है तो Sn इतना है, यानी कि लेकिन कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक बार हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर हम nth टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। और ये nth टर्म क्या हो जाएगा, वो इस केस में हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, n की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हमें क्या पता है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो Sn की वैल्यू क्या होगी, 116 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो अब इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वुड बी समवट लाइक 232 इज इक्वल टू n इंटू 50 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेट, ये आप खुद ही कर सकते हो, और n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बार n की वैल्यू मिल गई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पता चल गया कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम था ये, राइट। तो अब मुझे पता चल गया कि भाई ये जो टर्म्स है ना, इसमें टोटल इतने टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं। तो जो nth टर्म होगा, यानी कि जो आखिरी वाला टर्म होगा, दैट इज़ आवर लास्ट टर्म, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम an की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू तो हमें पता ही है 25, प्लस n की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से निकाल ही ली है -1 इंटू डी।
तो इस तरीके से हम फिर से यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट और ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो और देखो आपका क्या आंसर आ रहा है। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और ये है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 इज टू 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। तो अभी फिलहाल हम दो डिफरेंट एपी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स की। तो मान लेते हैं जो दोनों एपी है ना, उन दोनों का जो सम ऑफ n टर्म्स है उसे हम डिनोट करते हैं Sn और Sn डैश से। ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो पहले वाले एपी का जो सम ऑफ n टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो एपी है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले एपी के लिए पहला टर्म इज a1 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d1 है। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है दोनों में, तो n/2 2a2 + n-1 × d2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn/Sn डैश दिस इज गिवन एज 5n + 4 इज टू 9n + 6। तो ये दिया हुआ है 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n/2 × 2a + n-1 × d1 डिवाइडेड बाई n/2 × 2a2 + n-1 × d2। ठीक है, तो n/2 कैंसिल हो जाएगा और इधर राइट हैंड साइड पे है 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें अब लेफ्ट हैंड साइड को, अब यहाँ पर जो है ना हमें थोड़ी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी रादर देन कि भाई ब्लाइंडली हम कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, वो चलेगा नहीं। क्योंकि इस लेसन में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने खुद देखे गिने चुने 3-4 फॉर्मूले और 3-4 कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, बट इससे क्वेश्चन बहुत वैरायटी के बनते हैं। और इन क्वेश्चन में जो मेजर ट्रिक होता है वो यही होता है कि कभी कभी ना बीच में आपको कोई स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ती है फॉर अ बेटर वे ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ 18th टर्म्स। तो हमें रेशियो ही निकालना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालनी है, राइट। तो चूंकि रेशियो ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मतलब ट्राइंग टू कैलकुलेट इट फर्दर, हम यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसा ट्रिक लगाते हैं। तो 18th टर्म, कभी भी nth टर्म निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं a + n-1 × d। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे a + n-1 × d के फॉर्म में ही है, जस्ट दैट a की जगह 2a है। तो पहले तो हम इसे ना a + n-1 × d के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर बन जाएगा a1 + n-1/2 × d1 डिवाइडेड बाई a2 + n-1 डिवाइडेड बाई 2 × d2। दिस इज इक्वल टू 5n + 4 डिवाइडेड बाई 9n + 6। अब थोड़ा फटाफट से ध्यान देते हैं कि हमको प्रूव क्या करना था। टू प्रूव क्या करना है, रेशियो ऑफ 18th टर्म, यानी कि a18/a18 डैश दिस इज इक्वल टू क्या होगा वो हमें निकालना है। तो a18 को हम कैसे लिखेंगे, a + 18 - 1 दैट इज 17 × d। सो a1 + 17 d1 डिवाइडेड बाई a2 + 17 d2। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमें चाहिए क्या, a1 + 17 d1 डिवाइडेड बाई a2 + 17 d2। और हमारे पास है क्या, a1 + n-1/2 d1 बाई a2 + n-2/2 d2। बेसिकली हमारे पास सेम चीज़ है, सिर्फ 17 की जगह पे हमारे पास क्या है, n-1/2 ये है, राइट। अगर दोनों को हम अच्छे से कंपेयर करें तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है। तो अब हम क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तो हम कहेंगे कि लेट n-1/2 इज इक्वल टू
17। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि n-1/2 जो है दैट इज 17। अब आप कहोगे कि अरे मैम ऐसे कैसे, मतलब आप अचानक से इस n-1/2 को इनको आप 17 लिख दोगे, फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड तो चलो मैच हो जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ क्या करोगे? अब इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि n-1/2 इज 17, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 इंटू 17 34 प्लस 1 यानी कि 35। तो उस केस में इस इक्वालिटी को तो मेंटेन रखना है, राइट? तो इस इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए राइट हैंड साइड पे भी हम n की जगह डाल देंगे 35। हो गया ना हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व। तो चलो ये वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 17 d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो भी लिखा है दैट इज एक्चुअली 18th टर्म का रेशियो जो हमको निकालना है क्वेश्चन में। और इधर का वैल्यू आप क्या कर लोगे, आप खुद से कर लोगे कैलकुलेट, तो आ गया आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n-1 plus b to the power n-1 is the am between a and b, then find the value of n। ठीक है, am यानी कि अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं a और b, तो इन दोनों के बीच का जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट इज गिवन बाय a प्लस b बाई 2। तो इस क्वेश्चन में इस a प्लस b बाई 2 की जो वैल्यू है दैट इज दिस। ठीक है, तो दोनों को फटाफट से इक्वेट कर देते हैं। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n-1 प्लस b टू द पावर n-1, दिस इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। घबराओ नहीं, इसको मैं कैलकुलेट करके नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सो वी विल डू इट टुगेदर। ठीक है ना, जो बहुत ही सिंपल सा लास्ट का कैलकुलेशन बच जाएगा वहां पर भले मैं आपके लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए टू द पावर n-1 प्लस बी टू द पावर n-1। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए टू द पावर n 2 इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n प्लस ए बी टू द पावर n-1 प्लस बी ए टू द पावर n-1 प्लस बी टू द पावर n। ठीक है, ओके अब हम a टू द पावर n और b टू द पावर n को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं क्योंकि इधर इनके दोस्त है a टू द पावर n b टू द पावर n। तो ऐसा करेंगे तो 2a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 2b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये हो जाएगा 1b टू द पावर n। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू a b टू द पावर n-1 प्लस b a टू द पावर n-1। ठीक है, यहाँ तक भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। अब हमें ये भी देखते रहना है कि हमारा एजेंडा क्या है। तो हमारा एजेंडा क्या है, हमें n की वैल्यू चाहिए, राइट? तो इसीलिए अब इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं से हमें कुछ कॉमन मिल सकता है। हाँ, कुछ कॉमन मिल सकता है, हाँ बिल्कुल मिल सकता है, बट उस केस में हमें जो है ना ये a और b को, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में a और b रह गया है तो यहाँ कुछ कॉमन मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसीलिए इस b को जो है ना हम वापस राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं और राइट हैंड साइड से कोई एक टर्म इधर लेके आते हैं तो हम कुछ कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a टू द पावर n माइनस b a टू द पावर n-1 इसे इधर ले आते हैं। अब दोनों में ही a है तो कुछ तो कॉमन ले पाएंगे और इधर रह गया a b टू द पावर n-1 माइनस b टू द पावर n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब a टू द पावर n-1 को हम कॉमन अगर लेते हैं तो अंदर रह जाएगा a माइनस b। इधर अगर हम b टू द पावर n-1 को कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा a माइनस b। करेक्ट, सबको क्लियर है? क्योंकि a टू द पावर n-1 इंटू a क्या होगा, a टू द पावर n,
राइट, तो ये हो गया। अब a माइनस बी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b टू द पावर n माइनस वन। तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, a टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई b टू द पावर n माइनस इज इक्वल टू वन, या फिर हम लिख सकते हैं a बाई b टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब वन जो है ये क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, करेक्ट, हमें ये पता है। तो a बाई b टू द पावर जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू वन, सो देयरफॉर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स n इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्लियर है सबको, तो n की वैल्यू हमारी निकल गई। तो यहाँ पर कहाँ पे चैलेंज था, स्टार्टिंग का तो मुझे लगता है कि सिंपल था, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला सबको पता है, तो ये तो सब कर लेंगे। जो ट्रिक था वो बेसिकली था इस वाले स्टेप में। बहुत से बच्चे यहाँ तक करने के बाद थोड़े से डगमगा जाएंगे कि भाई अब अगले स्टेप में क्या करें, राइट। एंड दिस इज वेयर प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक नैक आ जाएगा कि कहाँ पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, राइट। तो चलो बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन कहता है कि बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Find the value of m. ठीक है, तो बेसिक से शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, m नंबर्स को इंसर्ट किया गया है बिटवीन 1 and 31। तो हमें क्या पता है कि अगर हम m नंबर्स इंसर्ट करते हैं बिटवीन 1 and 31 तो उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने कर रखा है। इसका कॉमन डिफरेंस होगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो यहाँ पर कितने नंबर्स इंसर्ट हुए हैं, m, तो ये हो जाएगा m प्लस वन, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई m प्लस वन। ठीक है, ग्रेट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि 7th नंबर और m माइनस 1th नंबर इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। हमारे पास ना दो नंबर्स हैं 1 और 31, ठीक है। अब इनके बीच में हमने m नंबर्स इंसर्ट किए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमने m नंबर्स इंसर्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 7th नंबर, ना कि 7th टर्म, दोनों में फर्क है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, लेकिन फर्स्ट नंबर क्या है, नंबर मतलब हम सिर्फ जो नंबर्स को हमने इंसर्ट किया है सिर्फ उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म इस AP का 1 है, बट फर्स्ट नंबर इंसर्टेड क्या है, ये वाला नंबर, करेक्ट। तो इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7th नंबर, तो 7th नंबर जो है दैट 7th नंबर इज बेसिकली द 8th टर्म ऑफ द AP। समझ आ गई सबको बात। यहाँ पे ये ध्यान देना है, बहुत से बच्चे ना ये नंबर को टर्म समझ लेंगे और पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8th टर्म और m माइनस 1th नंबर क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह से m माइनस 1th नंबर जो है दैट इज बेसिकली mth टर्म ऑफ AP, ठीक है। अच्छा, अब ये जान लेने के बाद हमें क्या पता चलता है कि जो 8th टर्म है और जो mth टर्म है इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5/9। क्लियर है, बढ़िया। अब चलो अब करते हैं कैलकुलेट। अब A8 हम कैसे निकालेंगे, A8 हम निकालेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A क्या है, पहला टर्म क्या है AP का 1, तो A की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू 5/9। अब A की वैल्यू हम डाल देंगे 1, ठीक है ना। 7 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 30/m प्लस 1, ठीक है। उसी तरह डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 5/9, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब इसमें ना कुछ खास बचा नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक वही था, ये नंबर और टर्म वाला जो कंफ्यूजन है ना, ये डाला ही इसलिए गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ खास बचा नहीं, इसको आप नॉर्मली सॉल्व करो। m+1 को अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, m+1 प्लस 7 इंटू 30 यानी कि 210 डिवाइडेड बाई m+1, ठीक है। और उसके बाद अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो वहां भी m+1 आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा m+1 प्लस 30m माइनस 30, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 5/9। तो अब ये m+1 और ये m+1 हो जाएगा कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, m प्लस 211 इंटू 9, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 30m प्लस 1m हो जाएगा 31m माइनस 29, ठीक है। अब जो है आई गेस आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अब जो है इसमें मतलब कुछ भी ट्रिकी नहीं बचा है, इसको नॉर्मल तरीके से करना है कैलकुलेट। और अगर आप सही ढंग से कैलकुलेट करोगे तो आपको लास्ट में m की वैल्यू मिलेगी 14, विच इज द करेक्ट आंसर। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करो और देखो आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें मेन होता है अप्रोच, आपको पता होना चाहिए कैसे अप्रोच करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे कि बीच बीच में ना हम कुछ ट्रिक्स या स्ट्रैटेजी लगाएंगे स्मूथ कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। पहले क्या समझना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये किसी भी पॉलीगन की बात कर रहा है, इन जनरल एनी पॉलीगन की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 120 डिग्री, लेकिन हर कंजिक्यूटिव एंगल मतलब उस एंगल के बगल वाला एंगल जो है वो इससे 5 डिग्री ज़्यादा है, फिर उसके बगल वाला जो एंगल है वो उससे 5 डिग्री ज़्यादा है, उससे बगल वाला जो है वो उससे 5 डिग्री ज़्यादा है। सो वेरी क्लियरली दिस इज एन एपी, जहाँ पर जो एंगल्स हैं वो कुछ इस तरीके से बढ़ रहे हैं, राइट। तो इससे हमें क्या क्या पता चल गया, सीधा सीधा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी जो है दैट इज 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 5 डिग्री, ठीक है। इतना तो हमें सीधा सीधा पता चल गया। क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, यानी कि हमें नंबर n निकालना है, ठीक है। यहां तक भी क्लियर है, ग्रेट। अब हमें ये देखना है कि यार यहाँ पे दिया हुआ क्या है, मतलब कुछ तो दिया रहना चाहिए ना, या तो सम ऑफ n टर्म्स दिया हो या nth टर्म दिया हुआ, कुछ तो दिया हुआ होना चाहिए, तभी तो हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम लगाएंगे लॉजिक, ठीक है। जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे इधर साइड में, तो अगर हम यहाँ पर किसी तरह से सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन निकाल सकते हैं तो हमारा काम बन सकता है, राइट। क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा SN, राइट। अगर ये निकालेंगे तो मजा आ जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किसी भी पॉलीगन में जब 3 साइड्स होते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। जब किसी पॉलीगन में 4 साइड्स होते हैं तो वो कुछ यूं होता है, करेक्ट, क्वाड्रिलैटरल। तो इस केस में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। बस आप देखते जाओ। तो आप ये देखोगे कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड्स हो, ठीक है, तो वहां पे जो सम ऑफ द एंगल्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वही हुआ है, जब 4 साइड्स था तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री इंटू n-2, 4 - 2 दैट इज 2, सो 2 इंटू 180 हो गया 360। तो सम ऑफ n साइड्स, जब n साइड्स है पॉलीगन में तो सम ऑफ n एंगल्स जो है दैट विल बी n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसीलिए ये SN की वैल्यू हो जाएगी n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब तो हमारा काम काफी आसान हो गया। अब भूल जाओ पॉलीगन के बारे में, अब सिर्फ फोकस करो किस पे, AP पे, यस। तो अब AP के अंदर हम सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो SN की जगह हम लिख देंगे n हमें निकालना है,
ए की जगह हम लिख देंगे 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हम लिख देंगे 5। ठीक है, तो अब इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, जस्ट टू सेव माय टाइम एंड ऑल्सो आप जब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आप कर ही लोगे ये वाले स्टेप्स, क्योंकि इनमें कुछ खास है नहीं। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आप देखोगे कि आपको जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा कुछ इस पैटर्न का, 5n² माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। और इसमें भी आप 5 को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा n² माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, राइट, आई डोंट थिंक मुझे आपको सॉल्व करके देने की ज़रूरत है, बिकॉज यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, ठीक है, आप चाहिए तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, राइट। तो आप देखोगे कि n की आपको दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 9 और दूसरा 16। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं? नॉट रियली। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है ना, कोई भी इंटीरियर एंगल जो है that cannot be greater than 180 degree. तो इंटीरियर एंगल can't be greater than 180 डिग्री, राइट। ये ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जो पॉलीगन है उसका जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो अब अगर यहाँ पर अगर मैं n इज इक्वल टू 16 वाली वैल्यू को कंसिडर कर लेती हूँ, मान लो एक बार के लिए कर भी लिया, तो हमारा लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा? अगर मैं n इज इक्वल टू 16 की बात कर रही हूँ, इसका मतलब इसमें 16 ऐसे एंगल्स हैं, राइट। तो जो 16th एंगल है दैट इज A16 जो मेरा टर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 120 प्लस 15 इंटू 5। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 195 विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। बट ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो n इज इक्वल टू 16 वाली वैल्यू है वो इस सिनेरियो के लिए पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इस पॉलीगन के कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं? 9। एंड दिस इज आवर आंसर। चलो बच्चा पार्टी, तो अब हम लोग आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर कुछ जीपी वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 9.3 एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये क्वेश्चन कहता है कि द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। ठीक है ना। तो जीपी जो है वो हमारा किस फॉर्म में रहेगा? मान लो A1, A2, A3, A4 इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जीपी का जनरल फॉर्म कैसा होता है? AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पहला टर्म है वो हमें दिया हुआ है एंड द पहला टर्म क्या है? -3, ठीक है। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है दैट इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म, यानी कि जो फोर्थ टर्म है दैट इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर, विच मीन्स AR क्यूब is equal to AR का होल स्क्वायर। दिस ऑल्सो मीन्स कि AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये A और ये कैंसिल हो गया, इधर ये R स्क्वायर और इधर ये कैंसिल हो गया। सो दिस गिव्स अस A इज इक्वल टू R, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो R की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -3, क्योंकि A क्या है? पहला टर्म है जो कि दिया हुआ है -3, तो R की वैल्यू भी -3 है। तो अब हमें पहला टर्म भी पता चल गया है और कॉमन रेशियो की वैल्यू भी पता चल गई है। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है? सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म कैसे निकलेगा? AR टू द पावर n-1, ठीक है। A की वैल्यू है -3, R की वैल्यू भी है -3 टू द पावर 6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा -2187। तो ये हो जाएगा हमारा सेवेंथ टर्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है कि इवैल्यूएट समेशन ऑफ 2 + 3 टू द पावर k, जहां पर k इज इक्वल टू 1 to 11।
ठीक है, तो इस समेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समेशन ऑफ 2 इसको अलग कर लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 to 11 प्लस समेशन ऑफ 3 to the power k इज इक्वल टू 1 to 11। ठीक है, अब देखो समेशन ऑफ 2 मतलब 2 को हम जोड़ते चले जाएंगे कब तक, 1 से लेके 11 तक। अब यहाँ पर कोई k का टर्म तो है नहीं, बट स्टिल हम 2 को कितनी बार जोड़ेंगे, 11 बार, राइट, बिकॉज हर एक k की वैल्यू के लिए हमें एक 2 ऐड करते जाना है, तो 2 + 2 + 2 + 2 अप टू 11 टाइम्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 11, राइट। ठीक है, अब दूसरे टर्म को देखते हैं, समेशन ऑफ 3 to the power k, दिस इज बेसिकली अ जीपी, ये जो है ये एक जीपी है, इसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 अप टू 3 to the power 11। ठीक है, तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, जिसका कॉमन रेशियो भी है 3। ठीक है ना, तो जीपी का जो सम है, इस जीपी का सम कैसे निकालते हैं हम लोग, a r to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई r minus 1, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है 3 इंटू 3 to the power n की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 minus 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो एंड दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ जीपी विथ a इज इक्वल टू 729 एंड 7th टर्म 64, डिटरमाइन S7। तो यहाँ पर पहला टर्म दिया हुआ है 729, ठीक है, 7th टर्म यानी कि A7 दिया हुआ है 64। अब 7th टर्म हम कैसे निकालते हैं, a r to the power n minus 1, ठीक है, तो 7th टर्म हमारा 64 है, तो ये हो जाएगा a r to the power 6। ठीक है, तो 64 इज इक्वल टू a की जगह हम डाल सकते हैं 729 इंटू r to the power 6। अब आपको समझ ही आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम r की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि r की वैल्यू निकाले बिना हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे आगे, है ना। तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 729। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 6, 729 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 6। ये कहाँ से आया, 64 को जो है आप करते रहो फैक्टराइज, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 2 8 2 4 2 2 तो 1 2 3 4 5 6, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 6। ठीक है, इसी तरीके से 729 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 6। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इससे हमें पता चलता है कि r की वैल्यू हो जाएगी 2/3, तो r तो निकल गया। अब हमें निकालना है S7 यानी कि सम ऑफ 7 टर्म्स, ये क्या हो जाएगा, a r to the power n minus 1 डिवाइडेड बाई r minus 1। a की वैल्यू है 729, r की वैल्यू है 2/3 टू द पावर n यानी कि 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 माइनस 1। बस हो गया सिंपल। अब इसे कर लो आप कैलकुलेट और आपको मिल जाएगा अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है वही सेम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी। ठीक है, तो ये कह रहा है 4th, 10th और 16th टर्म जो है वो एक जीपी का 4th, 10th और 16th टर्म है XYZ। हमें बताना है कि ये XYZ भी जीपी में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जीपी का 4th, 10th और 16th टर्म हम कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा a r to the power n minus 1, 4 minus 1 हो जाएगा 3। ये हो जाएगा a r to the power 10 minus 1 यानी कि 9। ये हो जाएगा a r to the power 16 minus 1 यानी कि 15। तो क्वेश्चन के हिसाब से इनकी जो वैल्यूज हैं ये है x, y और z। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा r to the power 9 बाई r to the power 3। ठीक है, तो a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r to the power 6, क्योंकि r to the power 9 minus 3 हो जाएगा विच इज r to the power 6। उसी तरीके से अगर हम z बाई y करते हैं तो क्या होगा, a r to the power 15 डिवाइडेड बाई a r to the power 9, a कैंसिल हो जाएगा,
तो आर टू दी पावर 15 माइनस 9 यानी कि 6। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेशियो है इन तीनों टर्म्स का, मतलब दो टर्म का जो कंसेक्यूटिव रेशियो है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब अगर मैं x, y और z को यूं कॉमा देके लिखूं तो y बाई x इज इक्वल टू z बाई y, विच मीन्स दैट दे हैव अ कॉमन रेशियो। तो इनकी जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या है? कॉमन रेशियो इज r टू द पावर 6 एंड दे आर इन GP। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये उसी एक्सरसाइज 9.3 का है क्वेश्चन नंबर 20। Show that the products of the corresponding terms of the sequences AR square AR to the power n minus 1 and capital AR square AR to the power n minus 1 form a GP and find the common ratio। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे दो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, एक तो ये वाला स्मॉल लेटर वाला और दूसरा ये कैपिटल लेटर वाला। तो हमारे पास दो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं और हमको प्रूव क्या करना है उसको साफ साफ लिख लेते हैं। हमें प्रूव ये करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, मतलब पहला सीक्वेंस का पहला टर्म और दूसरा सीक्वेंस का पहला टर्म, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मेरा एक टर्म बन गया। फिर पहले सीक्वेंस का दूसरा टर्म, दूसरे सीक्वेंस का दूसरा टर्म, यानी कि AR कैपिटल A कैपिटल R। फिर उसी तरह से तीसरा टर्म पहला सीक्वेंस का और तीसरा टर्म दूसरे सीक्वेंस का। ठीक है, तो बेसिकली हमें यह बताना है कि ये जो है AR टू दी पावर n माइनस 1 कैपिटल A कैपिटल R टू दी पावर n माइनस 1, ये जो सीक्वेंस हमें मिला है दिस सीक्वेंस इज इन GP, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कई बार तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे समझ ही नहीं पाते कि भाई प्रूव क्या करना है, तो इसीलिए क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली इस वाले सीक्वेंस को हमें जीपी है कि नहीं प्रूव करना है। जीपी प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनका कोई कॉमन रेशियो है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म अगर हम करते हैं तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा स्मॉल r इंटू कैपिटल R। अब करते हैं थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा AR स्क्वायर कैपिटल A कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, A कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल A कैंसिल हो जाएगा, ये R एक R कैंसिल होगा, स्मॉल r के साथ भी एक R कैंसिल होगा, तो बचा क्या, स्मॉल r कैपिटल R। तो क्या हो रहा है, देयर इज अ कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू R बाई R इंटू R, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू R इंटू R। दैट मीन्स इस सीक्वेंस में एक कॉमन रेशियो है, और अगर यहाँ पर कॉमन रेशियो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज इन GP। तो हमने कर दिया प्रूफ, देखो कितना ज्यादा सिंपल था, राइट। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्किप कर करके सॉल्व कर रही हूँ, क्यों, ताकि जो बीच के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रही हूँ वो आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन सेज कि इफ A and G be AM, that is arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are A plus minus root over A plus G into A minus G। ठीक है, चलो प्रूव कर देंगे ये भी। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो एरिथमेटिक मीन है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और जो जियोमेट्रिक मीन है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी। ठीक है, ग्रेट। अब हम इन्हें सिर्फ सॉल्व करेंगे और कुछ खास नहीं करेंगे। तो पहले वाले रिलेशन से हम कह सकते हैं, हम a को जो है b, क्योंकि a और b, ये जो स्मॉल a और स्मॉल b है ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनकी ही हमें वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो हम कहते हैं कि a को जो है ना वो हम b के टर्म्स में लिख देते हैं। तो a क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल A माइनस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वी विल पुट a इज इक्वल टू 2 कैपिटल A माइनस b इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम वही चीज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू रूट ओवर 2a माइनस b इंटू b। ठीक है,
तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस बी इंटू बी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? अगर इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में है, राइट। अब हम जो है इसको वो अपना जो नॉर्मल डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड होता है उससे हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? नॉर्मली इस फॉर्मूले के हिसाब से रूट्स कैसे निकलते हैं? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी तरीके से x की वैल्यू निकलती है अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसी के हेल्प से जो है अभी भी स्मॉल b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा x क्या है? वेरिएबल मेरा क्या है? स्मॉल b है ना, तो मुझे इस स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो b की वैल्यू निकालते हैं। b क्या हो जाएगा? माइनस b। अब माइनस b यहाँ पर क्या है? b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? मतलब ये जो b थी इस वाली b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? माइनस 2a। तो ये हो जाएगा माइनस 2a का माइनस, ये फॉर्मूले में भी माइनस है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2a का होल स्क्वायर विच विल बी 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू क्या है? 1 है, राइट। a एक्स स्क्वायर होता है तो a तो 1 ही है, तो डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2a प्लस माइनस रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से जो 2 कॉमन निकलेगा वो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, तो b इज इक्वल टू a प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस रूट ओवर a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालेंगे। a क्या हो जाएगा? 2 कैपिटल A माइनस b विच इज इक्वल टू 2a माइनस a प्लस माइनस रूट ओवर a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस रूट ओवर a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो कर दिया ना हमने प्रूफ कि ये जो नंबर्स a और b है ये क्या है? a प्लस माइनस रूट ओवर a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे हमेशा की तरह। तो सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया हमने? 500 रुपीज। ठीक है, अब देखो क्या होगा एट द एंड ऑफ 1 year, 1 साल के बाद क्या होगा? ये 500 रुपीज के साथ और ऐड हो जाएगा कितना? 10%। तो 10% 500 प्लस 10% ऑफ 500, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम 500 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 10/100 या फिर 1 प्लस 1/10 विच इज 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है तो हमने किया ये है कि 500 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1/10 विच इज 0.1, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1। ठीक है, अब देखो एट द एंड ऑफ 2 years क्या होगा? एट द एंड ऑफ 2 years क्या होगा? ये जो अमाउंट था इसके बाद फिर से 10% मिलेगा उस अमाउंट पे, तो एट द एंड ऑफ 2 years ये हो जाएगा 500 इंटू, मतलब ये 500 तो रहेगा ही
राइट। तो 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ठीक है, क्योंकि इस समय जो है, तो इस समय क्या होगा, ये जो एंड ऑफ 1 ईयर पे जो अमाउंट था, इस अमाउंट पे 10% और ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा 500 इंटू 1.1 प्लस 10% ऑफ 500 इंटू 1.1, ठीक है। तो उस केस में हमें मिलेगा 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1। कैसे मिला, अगर किसी को डाउट है तो एक बार यहाँ पे भी मैं ऐसे रफ में बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1 प्लस 10% ऑफ, तो 10% क्या हो जाएगा, 10/100 ऑफ 500 इंटू 1.1। तो 500 इंटू 1.1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 0.1, तो आपको मिलेगा 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ठीक है। अब पैटर्न समझ में आ गया। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर अगर मैं पूछूं कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स हमें क्या मिलने वाला है, तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स हमें मिलेगा 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1, कितनी बार रिपीट होगा ये, 10 टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स हमें कितने पैसे मिलेंगे, 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10, राइट। तो ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज बेसिकली जीपी, हमें साफ दिख रहा है, राइट, कि हर एक टर्म पे 1.1 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, राइट। तो यहाँ तो खैर हमें डायरेक्टली पता चल गया कि भाई जो ये जो टर्म है 10 ईयर्स के बाद जो टर्म मेरा आ रहा है, ये मेरा जीपी का पहला टर्म है ए, ये वाला जो टर्म है ये मेरा जीपी का दूसरा टर्म है, ठीक है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो बेसिकली 10 ईयर्स के बाद जो हमें मिल रहा है वो मेरे जीपी का 11th टर्म है, 10th टर्म नहीं है, 11th टर्म है, क्योंकि पहला टर्म तो 500 था तो एक टर्म उधर चला गया है। तो 11th टर्म जो है वो है मेरा बेसिकली ये, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप 10 ईयर्स का ये टर्म नहीं भी निकालते, शुरू के 2-3 टर्म्स निकालने के बाद ही आप डायरेक्टली A11 यानी कि 11th टर्म अगर निकालते तो क्या निकलता आपका, A इंटू आर टू द पावर n-1। तो उस केस में भी देखो आपका आंसर जो है वो सेम ही निकलता, 1.1 टू द पावर 10 जो इस केस में निकला है, राइट। तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, बट हाँ ये जो चीज़ है यही इसका ट्रिकी पार्ट था कि ये टर्म्स क्या होंगे, करेक्ट। चलो बढ़िया है, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो एक्सरसाइज 9.4 है ये स्पेशल सीरीज के ऊपर है। तो आपको कुछ कुछ सीरीज दिए हुए होंगे जो ना तो एपी होंगे प्रॉपरली, नहीं जीपी होंगे, कुछ कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ होंगे, ठीक है। तो उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे समेशन ऑफ एन टर्म्स, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स और समेशन ऑफ क्यूब ऑफ एन टर्म्स। ये हमें बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पहला टर्म क्या है, 1/1 इंटू 1/2। हमारा दूसरा टर्म क्या है, 1/2 इंटू 1/3। हमारा तीसरा टर्म क्या है, 1/3 इंटू 1/4। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, 1/n इंटू 1/n प्लस 1, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे nth टर्म पता है, यानी कि nth टर्म मेरा क्या है, 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि इसे हम 2 टर्म्स के सम की तरह लिख सके, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जो समेशन ऑफ n है या समेशन ऑफ n स्क्वायर है उस तरह के फॉर्मूले हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो 1/n इंटू n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n, राइट। और नीचे क्या है मेरे पास, n इंटू n प्लस 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो
एक बार मैंने इस तरीके से लिख दिया तो मेरा कैलकुलेशन कितना सिंपल होने वाला है। अब मेरा a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं n की वैल्यू में डाल दूँ अगर 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। मेरा a2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा an क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि इन सारे टर्म्स को ऐड कर देना है। तो क्या करते हैं, Sn निकालने के लिए लेट अस ऐड ऑल द अबव। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, देखो कितनी मस्त चीज़ होगी। जैसे इन्हें ऐड करेंगे ना तो काफ़ी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 +1/3 कैंसिल होगा। उसी तरह ये -1/4 जो है ये अगले वाले के +1/4 से कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ये 1/n भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में बचेगा क्या, 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो बेसिकली यही हो जाएगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स। अब आप पूछोगे कि अगर ऐसे ही करना था तो हमने इसमें डायरेक्टली क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो इसमें जो है ना कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल था, सारा मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता। चूंकि हमने इसको इस प्रोडक्ट को हटा के ना इसे दो टर्म्स के सम के पैटर्न में लिख दिया तो सारे टर्म्स तो मेरे कैंसिल ही हो गए। तो मेरा जो कैलकुलेशन का जो वे है वो बहुत सिंपल हो गया। इनफैक्ट स्पेशल सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको इसी तरह के स्ट्रैटेजीज ढूंढने होंगे। और आप ये स्ट्रैटेजीज आपको कहाँ से पता होंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उन्हें प्रैक्टिस करते करते ये स्ट्रैटेजीज आपको समझ आने लगेंगी कि कहाँ पर किस पैटर्न के क्वेश्चन में आप किस तरह की स्ट्रैटेजी लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ ये है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम टू n टर्म्स। ठीक है, ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। तो nth टर्म मेरा क्या हो जाएगा, देख के ही पता चल रहा है कि nth टर्म होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक है, ये nth टर्म हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ an, राइट। तो समेशन ऑफ an क्या है, समेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, है ना। अब मुझे क्या पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यही होता है, करेक्ट। तो ये जो पूरा जो सम है इसका मतलब इनका जो सम है पूरा, ये पूरे सम की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी समेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब 1/6 को हम बाहर ले आते हैं तो अंदर क्या बचेगा, समेशन ऑफ 2n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n 3n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n, ये बचेगा अंदर। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 1/6, अब 2 भी बाहर निकाल सकते हैं पहले वाले टर्म में, 2 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। ठीक है ना, अब इनमें हम लगा देंगे क्या, फॉर्मूले, ये आप खुद से ही कर लोगे वैसे तो। 2 इंटू एन क्यूब, समेशन ऑफ n क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और समेशन ऑफ n को हम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो अब इसे अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक जो कई बार बच्चे कर देते हैं, ठीक है, और वो मिस्टेक होता है इस स्टेप में। बहुत से बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ n स्क्वायर है, सीधा फॉर्मूला डालो वही आंसर है, बट वो आंसर नहीं है। क्योंकि जब से समेशन ऑफ n स्क्वायर जब हम कहते हैं, इसमें और इसमें फर्क है, राइट। इसमें जो है हम कह रहे हैं कि समेशन ऑफ n स्क्वायर मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 ऐसे चेंज होती जा रही है, बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं समेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है
ये पूरे टर्म में जो n की वैल्यू है ना वो एक एक करके चेंज होती जा रही है, राइट। तो बेसिकली इन दोनों के जो मीनिंग्स हैं, इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ पर समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, दैट्स इट। बट यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मेरा पहला टर्म है ना वो एक टर्म जो है दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू n तक के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक एक टर्म बनाता जाएगा, राइट। इसलिए दोनों का मीनिंग अलग है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिमाग में रखना है इन दोनों का डिफरेंस। इनफैक्ट अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा कि समेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों का ये फर्क है, मतलब दे आर नॉट द सेम थिंग। सो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू कंफर्म। तो बच्चा पार्टी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे बाकी के क्वेश्चंस, उनमें से शायद ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे जो आपके अटकेंगे, बाकी आप सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हालांकि ये बता दूं कि एक मिसलेनियस एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर्ड नहीं था क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस इसमें थे, तो इसीलिए इसके बाद आने वाला है अगला वीडियो जिसके अंदर हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज के मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको तो पता ही है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है, उसमें थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी ही मिलूंगी मैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।